अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है पिछले लास्ट वीक से बर्गर शॉप का। तो बर्गर शॉप में बिज़नेस कैसे शुरू करना है, घर से कैसे काम कर सकते हैं, हमने उसका सिलसिला शुरू किया है। लास्ट वीक जो था, थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर दूँ कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमने मेन्यू जो डिज़ाइन करना है वो क्या डिज़ाइन करना है। हमने 4 सेगमेंट्स बनाए थे। एक था हमारा स्टार्टर्स का, सेकंड सेगमेंट था हमारा चिकन बर्गर्स की रेंज का। स्टार्टर्स हमने बना लिए, चिकन बर्गर्स की पूरी रेंज हमने बना ली। आज जो हमारा मेन्यू है वो है बीफ बर्गर्स का। और सेकंड कल जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्राइज़। अब थोड़ा रिवाइज कर दूं कि मेन्यू प्लानिंग हमने कैसे करनी होती है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपने डिज़ाइन करना है मेन्यू अकॉर्डिंग टू योर एरिया, कि किस एरिया के अंदर आपको सर्विंग करनी है। मतलब उस एरिया में है आपका पोश एरिया है, मिडिल क्लास एरिया है या एलीट क्लास एरिया है, उसको देखते हुए हम मेन्यू को प्लान करते हैं। मेन्यू आपका छोटा होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए, ईजी टू ऑपरेट होना चाहिए। जितना शॉर्ट मेन्यू आप रखेंगे उतना आसान होगा उसको ऑपरेट करने के लिए, उतनी इन्वेंट्री जो है आपकी कम होगी और उससे एक मेन्यू के साथ आप बहुत सारी चीज़ें बना पाएंगे। वो इस सूरत में अगर आप स्मार्टली डिज़ाइन करें अपने मेन्यू को। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है कि आपने रॉ मटेरियल जो रहना है वो लोकलाइज लेना है, लोकल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करना है। अगर आप इंपोर्टेड की तरफ जाते हैं उसकी सप्लाई चेन में थोड़ा इशू आ जाता है। एक तो कॉस्टली भी होता है, सप्लाई चेन में भी मसला आ जाता है। तो कोशिश करें जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके सारे लोकल होने चाहिए। लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ मेन्यू को प्लान करेंगे तो आपको जो है आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी। सेकेंडली आपने कॉस्टिंग करनी होती है। कॉस्टिंग में किन बातों का ख्याल रखना है, अगेन वही कि आपने किस मार्केट को टारगेट करना है, एलीट क्लास को करना है, मिडिल क्लास को करना है, उसको देखते हुए अपनी प्राइसिंग करते हैं। प्राइसिंग का हमने फार्मूला सेट किया था कि प्राइसिंग निकालते कैसे हैं, कॉस्टिंग करते कैसे हैं। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास कुछ सामान रखा हुआ है, हम पैटी बनाते हैं। हमने लास्ट वीक में बनाई थी चिकन की पैटी। चिकन की पैटी के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स है, लेट सपोज कीमा है हमारे पास, ब्रेड है और यहाँ पे फैट है और काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं। अब हम लोग कॉस्टिंग कैसे करते हैं, लेट सपोज 1 किलो कीमा है हमारे पास और बाकी के जो अज्जा हैं हमारे पास वो 200 ग्राम के हैं या 300 ग्राम के हैं। टोटल वज़न हो जाता है 1300 ग्राम। अब आपने ये देखना है कि आपने पैटी को कितना वज़न रखना है। अब 1300 ग्राम हमारे पास टोटल वेट हो गया। अब हम उसको लेट सपोज हम पैटी का वज़न रखते हैं अपना 130 ग्राम। तो 1300 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 130 से, तो 10 पेटियाँ हमारी टोटल बनेंगी। 1300 में हमने बना ली 10 पेटियाँ, एक पेटी का वज़न 130 ग्राम। अब 1300 ग्राम की जो कॉस्ट है, लेट सपोज 1300 ग्राम की कॉस्ट है 1000 रुपये। ज़्यादा है लेकिन बता रहा हूँ ऐसी मिसाल के तौर पे 1000 रुपये, ठीक है। अब आपने 130 ग्राम की पेटी है, 1300 ग्राम में आपने 10 पेटियाँ बनाई, तो एक पेटी आपको पड़ी 100 रुपये की। ये होता है कॉस्टिंग निकालने का तरीका। इसी तरह आप जितने सॉस बनाएंगे उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे। 1 किलो आपने सॉस बनाया, 1 किलो सॉस बनाने के लिए मेयोनीज़ है और ये 2-4 इंग्रेडिएंट्स और हैं, सब मिला के ये हो गया टोटल वज़न 1 किलो, जिसकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपये। अब आपने एक बर्गर के अंदर 50 ग्राम डालना है, 100 ग्राम डालना है। अगर 50 ग्राम डाल रहे हैं तो 5 रुपये का आपको पड़ेगा, 100 ग्राम डाल रहे हैं तो आपको 10 रुपये की उसकी कॉस्ट पड़ेगी। इसी तरह आपने सारी कॉस्टिंग करनी होती है एक बर्गर बनाने के लिए। अब बर्गर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले तो बन हो गया, बन के साथ एक पैटी हो गई, चीज़ स्लाइस हो गया, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं और होता है सॉस। ये सारी चीज़ आपने मिक्स की, असम्बल की, आपका बर्गर तैयार हो गया। अब वो जाएगा कैसे, अब उसके लिए आपको एक आधा बॉक्स चाहिए होता है। उसके साथ अगर आपने कुछ साशे डालने होते हैं केचप के और चिली गार्लिक के, वो आप एक एक डाल देंगे। नैपकिन आपको रखना होता है। तो ये एक कंप्लीट जो आपका पैकेट बन गया रेडी टू डिलीवर। तो इस पैकेट की कॉस्ट कितनी आ रही है, लेट सपोज ये पूरा पैकेट आपको पड़ा 200 रुपीज़ का। अब कॉस्टिंग रखने के लिए, प्राइसिंग रखने के लिए, रिटेल प्राइस रखने के लिए फार्मूले होते हैं। 2 से 3 फार्मूले हैं जो अप्लाई होते हैं। एक तो ये कि आप सीधा फूड कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें 3 से। तो उसमें क्या होता है, एक पार्ट आपका फूड कॉस्ट होता है, सेकंड आपका ओवरहेड्स का होता है और तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका प्रॉफिट।
अगर आपकी 100 रुपये की चीज़ है तो आपने उसको सेल करना है 300 रुपये में। लेकिन ये कहाँ पे अप्लाई होगा फार्मूला? जहाँ पे आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगी बिक सकती है, लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत महंगी नहीं बिक सकती, तो वहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, यानी कि 100 रुपये की चीज़ आप 250 की बेच सकते हैं। और इसके अलावा एक थर्ड जो सिलसिला होता है वो होता है कि वॉल्यूम, कि एक प्रोडक्ट आपको 100 रुपये की तो पड़ रही है अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि आपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन वो 180 और 200 से ज़्यादा की आप नहीं बेच सकते हैं। तो फिर उस सूरत में क्या होता है? उस सूरत में आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको एक बर्गर के ऊपर कितने पैसे बच रहे हैं। लेट सपोज एक बर्गर पे आपको 100 रुपये बचते हैं, तो उसको देखते हुए आपने अपना टारगेट सेट करना होता है ब्रेक इवन के लिए। अब ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन वो होता है कि आप कितना बिजनेस कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि कितना आप सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, अगर उतनी सेल नहीं करेंगे तो आप लॉस की तरफ जाएंगे। कैसे? लेट सपोज आपके एक्सपेंसेस, आपका रेंट, आपके यूटिलिटी बिल्स, आपकी सैलरीज और मिसलिनियस एक्सपेंस मिला के आपका एक्सपेंस 50,000 रुपये महीना है। अब 50,000 महीना निकालने के लिए आपको 200 रुपये वाले बर्गर कितने बेचने हैं? आपको एक बर्गर पे 100 रुपये बचते हैं। अब आपको इतने बर्गर बेचने हैं कि आपको 50,000 रुपये जो है प्रॉफिट आ जाए। लेट सपोज आप 500 बर्गर बेचते हैं, 500 बर्गर बेच के आपको प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपये का, लेकिन आपको पता है कि आपका जो एक्सपेंस है वो भी 50,000 ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने 500 बर्गर बेचे, आपके पास 50,000 प्रॉफिट आया, 50,000 आपका एक्सपेंस है, प्रॉफिट एक्सपेंस दोनों बराबर हो गया, तो आप ब्रेक इवन पे बैठे हुए हैं। ये आपको डे फर्स्ट से पता होना चाहिए कि आपका ब्रेक इवन कितना है। अब आपको पता है कि आपका टारगेट जो है 500 बर्गर्स है। अगर आपने 500 बर्गर्स बेचे तो आप ब्रेक इवन पे हैं। आप इससे ज़्यादा बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, अगर आप इससे कम बेचेंगे तो आप लॉस में आएंगे। अब आपने वो सारा प्लान करना है ना, स्ट्रेटजीज बनानी है, आपने फोकस इस पे करना है कि 500 बर्गर्स आप कैसे बेचेंगे। 500 बर्गर बेचना इनिशियली आसान नहीं होता, लेकिन ग्रेजुअली आपको काम करना होता है अपनी सेल्स पे, मार्केटिंग पे, अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो 500 का जो टारगेट है ये आपका हो गया ब्रेक इवन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत से लोग बिज़नेस करते हैं, उनको ये बात नहीं पता होती कि ब्रेक इवन जो है वो कितना होना चाहिए। आप कह रहे हैं भाई सेल तो हो रही है। अब आपने जब प्राइसिंग रखी, आपने जो रिटेल प्राइस रखी, आपने उसमें कॉस्ट का ख्याल नहीं किया। लेट सपोज आपकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपये की, आपने रिटेल प्राइस भी रख ली 100 रुपये की, तो उस सूरत में क्या होगा? आपने जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया उतने पैसे तो आपके पास आ गए, लेकिन जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आपका रेंट है, आपके यूटिलिटीज़ हैं, आपकी सैलरीज़ हैं, वो फिर आपको अपने पास से निकालनी पड़ रही होती हैं। तो प्राइसिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपके रिटेल प्राइस के अंदर एक तो ये सारी चीज़ें आ जाएं। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट पे आपको इतने पैसे बच रहे हैं, तो आपका टारगेट जो है इतना होना चाहिए। अच्छा, हर प्रोडक्ट पे आपको 100 रुपये का प्रॉफिट नहीं है। लेट सपोज बर्गर की 4 वैराइटीज़ हैं आपके पास, एक पे आपको 100 रुपये बचते हैं, एक पे 120 रुपये बचते हैं, किसी पे 80 रुपये बचते हैं। तो उसका आपने एवरेज लेना होता है कि ऑन एवरेज अगर आप 10 प्रोडक्ट बेचें तो एवरेज आपका पर पीस पे प्रॉफिट कितना आएगा। तो ये सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन, कॉस्टिंग का और मेन्यू प्लानिंग का। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, फिर डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट को। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट के कमर्शियल जो यूजेस के इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, और अगर आप घर से काम शुरू कर रहे हैं तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे और आपको बताएंगे भी कि ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे। बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर बर्गर शॉप की बात करें, मेनली फ्रायर, डीप फ्रायर चाहिए होता है, हॉट प्लेट चाहिए होती है। हॉट प्लेट जो है
दो किस्म की आती है, एक तो बिल्कुल प्लेन भी आती है और एक में आधी जो होती है ग्रिल होती है और आधी सिंपल हॉट प्लेट होती है। ग्रिल जो होती है उसके अंदर ग्रिल मार्क आ रहे होते हैं। आपको अगर उस पर बन को टोस्ट करना है या पैटी को आपने मार्क देने हैं तो उसके इस्तेमाल के लिए आती है। और मिंसर होता है, कीमा मशीन, कीमा निकालने के लिए, तो वो अच्छी कमर्शियल हैवी ड्यूटी आती है। और फ्राइज कटर होता है, आपको वर्किंग टेबल चाहिए होती हैं, आपको जो सिंक चाहिए होता है बड़ा, जिसके अंदर आपने सारी वॉशिंग वगैरह करनी होती हैं। तो ये सारे जो है कमर्शियल इक्विपमेंट होते हैं, बड़ी मशीनरीज होती हैं। आपको डीप फ्रीज़र चाहिए होता है और इसके अलावा बाकी यूटेंसिल्स तो छोटे मोटे, आप घर में काम करें या आप रेस्टोरेंट में काम करें, आपको वो जो नेसेसरी होते हैं वो चाहिए होते हैं। कटिंग बोर्ड हो गया, नाइफ़ हो गई, बॉल्स हो गए, मिक्सिंग बॉल्स हो गए, और आपको जो है उसकी सॉस के लिए एक्सक्यूज़र्स होते हैं, जैसे केचप की बोतलें होती हैं उस किस्म के एक्सक्यूज़र चाहिए होते हैं। आपको बोटल्स जो स्टोर करना होता है, आपको इंग्रेडिएंट्स जो वेजिटेबल्स होती हैं आपकी, उसके लिए आपको चाहिए होता है। जैसे एलिपिनोज़ हमारे पास हैं, मशरूम इधर हैं, ऑलिव्स हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये टिन में आते हैं। लेकिन अगर हम टिन को काटते हैं सारे तो एक दिन में कंज्यूम नहीं हो जाते, 1-2 दिन 3 दिन चल रहे होते हैं। तो आपने करना ऐसा है, जब आपने टिन को काटा, टिन में से आप इसको निकालें, पानी इसका फेंकें, इसको वॉश करें, और आपने किसी बॉटल के अंदर ना इसको डाल के, प्लास्टिक की, क्लैरिक की या मेलामाइन की जो मिलती है या शीशे की, आपने उसके अंदर डाल के भी इसको फ्रिज में रखना है। जितने भी पाउच वाले आइटम होते हैं, टिन वाले आइटम होते हैं, वंस वो खुल गए तो फिर आपको उनको फ्रिज में रखना होता है। अगर आप टिन के अंदर रख देते हैं तो टिन में जो है ना वो मेटल का बना होता है, रस्ट आ जाता है, तो वो जो है कंटेमिनेट कर सकता है फूड को और उसको पॉइजन के साथ। तो क्या होता है कि बीमारियाँ हो सकती हैं, जंग लग जाए, आपने जंग आलू चीज़ कोई खा ली तो वो आपका पेट ख़राब कर सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि टिन से आपने निकाली प्रोडक्ट, टिन फेंका और उसको एयर टाइट कंटेनर में, बोतल में डाला और आपने उसको सेव कर लिया। तो अगर आपके पास फ्रायर नहीं है तो घर पे हम फ्रायर की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट प्लेट नहीं है तो घर पे हॉट प्लेट की जगह क्या इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके पास कमर्शियल मिक्सर नहीं है तो क्या करें, कमर्शियल फ्राइज कटर नहीं है तो क्या करें, इसका थोड़ा सोल्यूशन है। स्लाइड तैयार है हमारी, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि किस जगह आपने क्या यूज़ करना है। जब तक हम एक सवाल करते हैं कि आपने ये बताना है कि जब हम कॉस्टिंग करने के बाद रिटेल प्राइस रखते हैं तो कितने किस्म के फार्मूलाज हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 3 फार्मूले बताए थे, लास्ट शो में भी बताए थे, आज भी मैंने रिपीट किया कि रिटेल प्राइस रखने के लिए हमारी फूड कॉस्ट जो है उसके कितने फार्मूले हैं कि हम उन फार्मूलों से उसको मल्टीप्लाई करें और हम रिटेल प्राइस रख लें। जब तक स्लाइड भी हमारी तैयार हो रही है, तैयारी शुरू करते हैं बीफ पैटी की। एक पैटी बनाएंगे और इसी से सारे हमने बर्गर्स बनाने। यहाँ पे बीफ का कीमा है, बीफ फैट है, ब्रेड स्लाइसेस हैं, ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट और चिकन पाउडर। ये सारी चीज़ों को हमने मिलाना है। अच्छा, बीफ जो होना चाहिए हमारा पैटी के लिए, ये आपने हमेशा इस्तेमाल करना है मुकद्दम का जो गोले का गोश्त होता है, मुकद्दम का गोश्त होता है, इनसे जो है पैटी बनाई जाती है। बड़े इसका मीट भी अच्छा, तो एक तो साफ़ सुथरा होता है और पैटी बड़ी जूसी बनती है। फैट का रेशो जो है डिपेंड करता है कि आप लोग कितना फ़ैट खाना पसंद करते हैं और जिस एरिया में आप सर्व कर रहे हैं वहाँ के लोगों के टेस्ट बर्ड्स क्या कहते हैं टेस्ट फैट के हवाले से। तो स्टैंडर्ड जो है 1 किलो के अंदर 200 ग्राम यानी 20%। आप चाहें तो उसको 30% तक जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो उसका अरोमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हर कोई पसंद नहीं करता। तो हमारा जो रेशियो है 20% का है। यहाँ पे आधा किलो कीमा, 100 ग्राम जो है इसमें बीफ फैट गया, पैटी के जो स्पाइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते, बिल्कुल इतना कि फीका भी ना लगे, माइल्ड टेस्ट में होती हैं, ताकि सारे सॉसेस का जो है वो टेस्ट होता है पैटी के साथ। जितने किस्म के आप सॉसेस डालेंगे उतना ही टेस्ट आएगा। यहाँ पे सॉल्ट डाला आपने, चिकन पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट,
ग्रीन चिली पेस्ट और मस्टर्ड पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालनी है हमने। अच्छे से मिक्स करना है इसको। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, अच्छा, ब्रेड स्लाइसेस डालने की जो वजह है वो ये है कि एक तो ये आपकी पैटी को सॉफ्ट करेगा, और दूसरा जो पैटी ज़्यादा श्रिंक होती है तो ये इसको श्रिंक भी कम होने देगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ बीफ फैट के साथ बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है आपकी पैटी श्रिंक हो जाती है। और ब्रेड हमेशा आपने फीकी इस्तेमाल करनी है, मीठी भी आती है फीकी भी आती है। आपने जब भी इसमें पैटी में या किसी भी चीज़ में सेवरी आइटम में आपने ब्रेड इस्तेमाल करनी है तो आपने फीकी ब्रेड को इस्तेमाल करना है। तो इसको जो है हम चॉपर में डाल के पीस लेंगे। पहले कोशिश करेंगे हाथ की मदद से अच्छी तरह जो है मसाला आप लगा दें। अच्छा, इसको पीसने के बाद भी जो है ना अच्छी तरह ट्रे में डाल के ना इसको रब करेंगे हाथ से, ताकि जो बीफ फैट है और इसके साथ जो ब्रेड है और मसाले हैं सारे एक जैसे इवनली हर जगह पहुंच जाएं। जहाँ से भी आप पैटी खाएं तो आपको टेस्ट एक जैसा है। अच्छा जी, इसको हम चॉपर में और मिक्सर मशीन में टेक्सचर का थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी इससे भरपूर काम हो सकता है। ये आपने थोड़ा सा इसको निकालने के बाद दोबारा फिर ऊपर नीचे करना है, ताकि फैट जो अच्छे तरीके से प्रॉपरली चॉप्ड हो जाए। ये हो गया है। अब आधा जो है मज़ीद इसको निकाल के ये लेंगे, ये हो गया डन। जब हमने निकाल के इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसको मसलना है। सारा सामान के अंदर ये देखें, ये निकाल के इस तरीके से जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला जो है इवनली पूरे कीमे के अंदर आ जाए। अच्छा, चिकन की जो हमने पैटी बनाई थी वो तो हमने बर्गर के साइज़ की बनाई थी, जितना हमारा बन था, क्योंकि चिकन श्रिंक होता नहीं, होता है तो बिल्कुल -19-20, लेकिन बीफ जो श्रिंक होता है वो 20-30 के रेशो से श्रिंक होता है। तो इसकी पैटी को हमने इतना बड़ा रखना है कि श्रिंक होने के बाद ये बन के साइज़ की हो जाए।
अगर हम इसको अभी बंद के साइज़ की रखेंगे तो ये जब पक जाएगी तो श्रिंक हो इतनी सी हो जाएगी बिल्कुल। तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो पैटियाँ भी बनाएंगे और इक्विपमेंट की लिस्ट है वो भी आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। अभी ये आप देखें कि कमर्शियल जो यूज़ की मशीनें होती हैं उसकी लिस्ट है। अगर वो हमारे पास नहीं है, हम घर से काम शुरू कर रहे हैं, तो घर में मौजूद जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, कमर्शियल कीमा मशीन है। ये मिक्सर मशीन हैवी ड्यूटी होती है, फुल एसएस में बनी हुई होती है और इसके अंदर ग्रेड्स होते हैं जालियों के जो आगे लगे होते हैं कि आपने कीमा कितना निकालना है, मोटा निकालना है, पतला निकालना है। तो ये कमर्शियली डिज़ाइन होती है स्पेशली बर्गर्स के लिए और बारबेक्यू के लिए, और जितना भी आपको कीमा बनाना होता है चिकन का, बीफ का, वो सब इसमें बनता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो डोंट वरी, आपने साफ़ कीमा मार्केट से बनवाना है और उसके बाद जैसे कि हमने अभी चॉपर के अंदर इसको सारी चीज़ें मिला के चॉप किया है, तो ये जो घर का चॉपर है आपके काम आ सकता है। इससे आप इजीली पेटी बना सकते हैं। टेक्सचर में 19-20 फ़र्क होता है। चॉपर के अंदर बहुत ज़्यादा मैश हो जाता है, इसमें इतना मैश नहीं होता, लेकिन पता नहीं चलता, नो इशू, आप इसमें भी इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हॉट प्लेट। कमर्शियल हॉट प्लेट जो होती है इस किस्म की होती है, 2.5 फुट का साइज़ भी होता है इसका, 2.5 बाई 1.5 की भी होती है और छोटी बड़ी जो रेस्टोरेंट की कैपेसिटी के हिसाब से होती है। तो ये हॉट प्लेट होती है, बिल्कुल इसके अंदर एक पायलट लगा होता है, जलता रहता है, इसके ऊपर हीट आपकी बड़ी मेंटेन रहती है। तो अगर हॉट प्लेट नहीं है तो ये घर का तवा, कोई भी सीधा तवा, नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, या आप इसके तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉट प्लेट भी एक सीधी प्लेट होती है। तो आप अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर के तवे के अंदर इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। आप इसके ऊपर जो पैटीज़ भी बना सकते हैं और आप इस पर जो बर्गर बन होते हैं उसको भी टॉस कर सकते हैं। तो इसका सब्स्टिट्यूट जो है ये तवा, आप देख सकते हैं कि ये जो इक्विपमेंट है हॉट प्लेट, ये मिनिमम जो होता है 40 to 45,000 का होता है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट तवा जो कि विद इन 1000 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, कमर्शियल इक्विपमेंट में डीप फ्रायर बड़ा अहम रोल अदा करता है। जितना भी आपका फ्राइड चिकन होता है, आपके फ्राइज़ होते हैं, नगेट्स टाइप के जो स्नैक्स होते हैं, सारे फ्रायर में बनते हैं। अच्छा, छोटा फ्रायर भी आता है गैस का कमर्शियल यूज़ के लिए। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये 45 to 50,000 इसकी कॉस्ट है और ये आपको 1,500 से 2,000 के रेंज में मार्केट से आराम से मिल सकता है, घरों में इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप कढ़ाई के अंदर बासानी फ्राइज़ बना सकते हैं, फ्राइड चिकन बना सकते हैं। सिर्फ इसकी टेक्निक आपको ये अप्लाई करनी है कि आपकी कोई भी कढ़ाई है ना, उसके अंदर ऑयल इतना होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप डालें तो पूरी डूब जाए। डीप फ्राई का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट आपकी डीप होनी चाहिए फिर जाके वो फ्राई होगा। अगर ऑयल आपका कम होगा, डीप नहीं होगा, प्रोडक्ट जाके जो उसके अंदर डूबेगी नहीं तो वो बेस में लग जाएगी। अब बेस में लग जाएगी तो जितने फ्लैक्स होंगे क्रिस्पी चिकन के या नगेट्स के, तो वो जल भी सकता है और वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी नीचे से। तो आपने टेक्निक ये अप्लाई करनी है, चाहे आप कढ़ाई में बनाएं या फ्रायर में बनाएं, तो आपका ऑयल इतना होना चाहिए कि प्रोडक्ट बिल्कुल डूब जाए, तो कढ़ाई में भी आपको फ्रायर वाला रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था, हॉट प्लेट 2 किस्म की होती है हमारे पास। एक जैसे पूरी प्लेन हॉट प्लेट और एक में हॉट प्लेट के साथ ग्रिल लगी हुई होती है, ताकि आपको पेटी पे मार्क देने या बंद पे मार्क देने, तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रिल को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है, ये कमर्शियल यूज़ में होती है, तो घर में इसका सब्स्टिट्यूट है ये ग्रिल पैन, इजीली मिल जाता है, हमारे पास भी, आपको दिखाता भी हूँ मैं। तो आप इसके अंदर आसानी से जो है ग्रिल मार्क दे सकते हैं, बंद को भी और पैटी को भी। नेक्स्ट, कमर्शियल फ्राइज मेकर। ये हैवी ड्यूटी मशीन होती है, अच्छी कॉस्ट करती है, 30-35 हज़ार की आती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डाइज लगी हुई होती हैं, 6x6, 9x9। जो यूजुअली फास्ट फूड में फ्राइज चलती है वो 6x6 होती है, यानी उसकी चौड़ाई जो है थोड़ी पतली होती है। 9x9 थोड़ी मोटी होती है, स्टेक्स के साथ चलती है। तो ये डोमेस्टिक यूज़ का भी मिलता है, 1000-1500 रुपये का ये मिल जाता है, तो आप घर में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके अटैचमेंट्स आती हैं, 6x6 भी आती है, 9x9 भी आती है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट,
सिंक कमर्शियल रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है ये वाला सिंक जिसके ऊपर टॉप भी लगा हुआ होता है और सिंक भी होता है डीप, जिसके अंदर बड़े बर्तन भी आसानी धुल जाते हैं। और अगर आपका चिकन बहुत ज़्यादा है, आपको वॉश करना है, तो वो भी इसके अंदर वॉश हो जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर का सिंक आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है इसमें। नेक्स्ट, कमर्शियल यूज़ के लिए आपको प्रॉपर डीप फ्रीज़र चाहिए होता है, बड़ा डीप फ्रीज़र जिसके अंदर 2 खाने होते हैं, एक फ्रीज़र होता है और आपका एक फ्रिज होता है। फ्रिज का इस्तेमाल क्या होता है कि उसके अंदर आपने वेजिटेबल्स रखनी है, क्योंकि वेजिटेबल और सॉसेज जो आपको फ्रीज़ नहीं करने होते हैं, फ्रेश रखने होते हैं, तो हम उसको फ्रिज में रखते हैं। और जो हमारी पैटी होती हैं, जितने भी स्नैक्स होते हैं रेडी टू फ्राई, वो हमको फ्रीज़ करने होते हैं, तो इसके लिए बड़े जो है डीप फ्रीज़र रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो घर का जो फ्रिज होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आप फ्रिज का काम करें, ऊपर जो है अपना चीज़ों को फ्रोज़न करें। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट्स के अंदर इस किस्म की एसेस की टेबल्स होती हैं जिनके ऊपर शेल्फ भी लगे हुए होते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं इनके नीचे शेल्फ लगे हुए होते हैं। उसके ऊपर आपकी मेकिंग भी हो जाती है, आपके सॉसेस के अपने बॉटल्स रखनी है या टॉपिंग रखनी है, आप ऊपर वाले एरिया में रख सकते हैं। तो ये कमर्शियली आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने किचन के हिसाब से। लेकिन अगर घर में नॉर्मल टेबल है या मार्बल टॉप जो किचन में होता है, आप उसको ऊपर भी काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस चीज़ों को आपने साफ़ रखना है, नीट क्लीन रखना है, सफाई का ख्याल आपने वैसे ही करना है, हाइजीन का ख्याल आपने वैसे ही करना है जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स में कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी, ये जो हो गया हमारा सारा इक्विपमेंट के, जो इक्विपमेंट हम रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं कमर्शियली, तो उसका अल्टरनेट जो घर में चीज़ें होती हैं आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं पैटी की तरफ। इसके लिए क्या था, आप ले लें एक थैली, ये कीमा अच्छे से हमने इसको मिक्स किया है और इसको हमने पैटी बनाते हुए, एक तो पैटी मेकर भी हो सकता है, लेकिन पैटी मेकर इतने बड़े साइज़ के आते नहीं हैं कि आप बीफ पैटी उसके अंदर बनाएं। आपको उसमें भी बनाने के बाद उसको फैलाना होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था बहुत ज़्यादा श्रिंक होती है। तो आप तकरीबन 150 ग्राम की जितनी पेटी आपको चाहिए, 4-5, आप उसको बना लें। बीफ पेटी में आपने ये ख्याल रखना है कि आपने क्वालिटी बीफ की बहुत अच्छी रखनी है, बीफ की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है। ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन उससे पहले मैं एक पैटी आपको बना के बता दूं कि साइज़ आपने कितना बड़ा रखना है। ये देखें, ये बंद का साइज़ है, बंद के साइज़ से तकरीबन इतनी बड़ी आपने पैटी रखनी है। जब ये कुक होगी तो श्रिंक होके बंद के साइज़ की हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पैटियाँ बना रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हुआ है, आप जाएं ब्रेक पे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। ये पैटियाँ यहाँ पे बन गई हैं, आप देख सकते हैं, ये बड़े साइज़ की। अब बारी बारी सॉस बना लेते हैं। बर्गर्स में यही है कि प्रेप आपने करनी है, मिज़न प्लस आपका रेडी होना चाहिए, आपकी सॉसेस, आपकी वेजिटेबल्स कटी हुई हो। बस जब ऑर्डर आए तो आपने सिंपल असेंबल करना है। तो सॉस बना लेते हैं। मशरूम बर्गर के लिए मशरूम सॉस, प्याज को आपने फाइनली चॉप करना है। आज का सवाल हमने किया था कि जब फूड कॉस्टिंग करने के बाद हमने प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस रखनी होती है तो कितने किस्म के फार्मूले हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा मेकर। सबसे पहले पैन लेंगे, इसमें डालेंगे बटर। अच्छा, ये सॉस जो है ना, ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल सॉस होती है,
इसको हम रू से बनाएंगे। रू आपको पता है कि बटर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड फ्लावर इज कॉल्ड रू। तो बटर हमने डाला, इसी के अंदर हम मैदा डालेंगे तो रू बन जाएगी। लेकिन इससे पहले जो हमने प्याज यहाँ पे चॉप किए और हमारे पास लहसुन है वो डालेंगे, थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। देन हम बटर डालेंगे, सारी चीज़ें डाल के सॉस डाल के इसको थिक कर लेंगे। यहाँ पे शामिल करते हैं प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, वाइटनेस आ जाए। तो इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक। ये सॉस भी ऐसी सॉस है जो आप बना के इसको फ्रिज में रखते हैं तो 2 से 3 दिन आपकी ये सॉस चल जाएगी। हल्का सा आप इसको गरम करें और अप्लाई करें। एक किस्म की पैटी हमारे पास, 4 किस्म के सॉस बनाएंगे। आप ये देखें, इसी पैटी के साथ हम सॉस चेंज करते जाएंगे, टॉपिंग चेंज करते जाएंगे, बर्गर की वैरायटी हमारी चेंज होती जाएगी। जितनी सॉसेस लगाएंगे, जितनी टॉपिंग बढ़ाएंगे, आप अपने हिसाब से रेंज बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे शामिल करेंगे लहसुन। और ज़रूरी नहीं है कोई पैटर्न रेसिपीज़ ही आप लोगों ने फॉलो करनी है। अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने जहन के हिसाब से आप लोग सॉसेस डेवलप करें, टॉपिंग्स लगाएं, नई वैरायटी निकाल दें। ये गार्लिक डाला, अनियन डाली, इसके अंदर जाएगा मैदा। हल्का सा इसको भूनेंगे। मैदे को इतना भूनना है कि थोड़ा सा इसमें खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो, बहुत डार्क ना हो। थोड़ा भून के इसको करेंगे साइड पे, चूल्हा करेंगे बंद। मशरूम्स हैं हमारे पास, मशरूम्स को चॉप कर लेंगे। दो मशरूम हम चॉप करके सॉस में शामिल कर देंगे। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा डेमी ग्लेज भी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे डार्क मशरूम सोया सॉस, डार्क मशरूम सोया सॉस जाएगा इसमें। और थोड़ा शामिल करेंगे इसमें पानी। नमक का आपने इसमें ख्याल रखना है। डार्क मशरूम सॉस जो है बहुत नमकीन होता है, तो टेस्ट करके आपने इसमें नमक शामिल करना है। अगर नमक आप ज़्यादा डाल देंगे तो टेस्ट में बहुत कड़वा हो जाएगा। ये देखें, रूह की वजह से ये थिक हो रहा है। थोड़ा सा डालेंगे नमक। ये देखें, कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लें। बहुत लिक्विड ही नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा लगे कि लई है। इसका आपने ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बर्गर में से बहेगा। ये देखेंगे, ये अभी बिल्कुल डन है। यहाँ पे कर देंगे चूल्हा बंद। इससे ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी सॉसेस बनाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। एक सॉस हमारी बन गई है और सेकंड सॉस की तैयारी करते हैं। बस सॉसेस बनानी और झटपट हमने लपेटने हैं। बर्गर, जैलेपिनोस,
एलेपिनो बर्गर के लिए एलेपिनो सॉस बनाएंगे। एलेपिनोस को हमने फाइनली चॉप करना है। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, बस आपने पानी नहीं डालना है इसमें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप चॉपर में इसको करें। ये देखिए चॉप्ड हो गए। मेयोनीज, चिकन पाउडर जाएगा इसमें, कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छा, नमक इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चिकन पाउडर में नमक होता है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और ये ग्रीन चिली का पेस्ट, ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ये जो है आपका सॉस तैयार हो गया। ये किसी भी कंटेनर में डाल के आपने रखना है और जैसे आपका बर्गर का ऑर्डर आता है आपने इसको लगाना और सर्व करना है। एक और सॉस बनाते हैं। एलेपिनो सॉस हमारा तैयार है। पेपरोनी सॉस, इसके लिए हमको चाहिए गाजर फाइनली चॉप्ड, पहले जुलियन करेंगे और उसके बाद करेंगे इसको चॉप, बिल्कुल फाइन चॉप। जितना फाइन चॉप होगा उतना ज़्यादा सर्विंग में इजी होगा। अगर आप इसको स्क्यूज़र में भी डाल के रखते हैं केचप वाली बॉटल्स के अंदर तो ये आराम से निकल जाएगा, उसमें से फंसेगा नहीं। ऑलिव्स हमारे पास, ऑलिव्स को भी हमने फाइन चॉप करना है। ये देखेंगे ये भी हमारे चॉप्ड हो गए। पेपरोनी, इसको भी हमने बिल्कुल फाइनली चॉप करना है। ये देखें ये तीनों चीज़ों को हमने डाला एक बाउल में। मेयोनीज, चिली गार्लिक सॉस और चिकन पाउडर, ये डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें जी एक सॉस और हमारी तैयार हो गई है। तीसरी सॉस हमारी, बल्कि चौथी सॉस, क्लासिक सॉस। इसके लिए जाएगा मेयोनीज, मस्टर्ड, थोड़ा सॉल्ट और चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक का हमने एडिशन किया है टेस्ट चेंज करने के लिए, नहीं तो ये मायो मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड और मेयोनीज और हल्का सॉल्ट के साथ बनती है। थोड़ा सा हमने फ्लेवर चेंज किया है, इसके अंदर हमने शामिल किया है गार्लिक, ये देखें जी ये चारों सॉसेज हमारी तैयार हो गई हैं। मशरूम सॉस, क्लासिक, एलेपिनो सॉस और पेपरोनी सॉस। वो हमने करना है क्या है,
आपको लाइन बताएं कि किस तरीके से काम हो रहा होता है। ये सारी सॉसेज आपके पास बनी हुई रखी हैं और सारी टॉपिंग्स, एलिपिनो, मशरूम्स, किसी में टमाटर जा रहे हैं, किसी में अनियन जा रही है, तो सारी प्रेप आपने तैयार रखनी है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, आपने सॉस उठाया, पैटी उठाई, चीज़ स्लाइस लगाया और जो ऑर्डर है वो वाले अपनी वेजिटेबल लगाई, पैक किया और दे दिया। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे बर्गर कैसे बनेंगे। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो गई है बर्गर्स बनाने की। बर्गर पेटियाँ भी तैयार हैं, सॉसेज भी हमारे तैयार हैं, टॉपिंग्स भी तैयार हैं। अब सिर्फ हमने पैटी बनानी है और बर्गर्स को असेंबल करना है। हल्का हल्का सा ऑयल डाल के, जैसा कि हमने बात की थी, रेस्टोरेंट में बनते हैं हॉट प्लेट पे। हॉट प्लेट हमारे पास नहीं है तो हम सीधे तवे पे बना रहे हैं। थोड़ा सा आपने इसको ग्रीस कर लेना है ऐसे। मिसेस शहरियार है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज़ भी कम आ रही है। आप थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम अपना बंद करें। बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। चलें, ठीक है, आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है। ठीक है जी, क्या और कहेंगे? क्या हाल है आपके? ठीक है माशाल्लाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। चलें, बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि किसी को अगर कारोबार स्टार्ट करना है तो ये सारी चीजें मतलब देखे, ताकि कोई नुकसान ना हो काम करने से पहले। ये सब चीजें देखेंगे ना तो नुकसान में नहीं जाएगा इंसान। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, आपके सवाल का जवाब दूं? जी आपने फार्मूला 3 बताए थे, ठीक हो ठीक गया। है। फूड कास्ट बताई थी आपने एक, हम्म, ओवर एज बताई थी आपने, और आपने बताया था तीसरा प्रॉफिट। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? फरमाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रहे हैं, हमारी फरमाइश से पहले आप हर चीज बना देते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया हो गया। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये पैटियाँ यहाँ पे बन रही हैं, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है। देखें, जब हॉट प्लेट आपकी गर्म हो जाए, तवा गर्म हो जाए, उसके बाद आपने इसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल फ्लेम को लो कर देना है। बीफ है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कम से कम 3-3 मिनट दोनों तरफ से पकेगा। तो ऐसा ना हो कि आप तेज़ कर दें, तेज़ जल्दी से कलर आ जाए, अंदर से कच्चा रह जाए। और किनारे जो है इसके कड़क नहीं होने चाहिए, इसका भी आपने ख्याल रखना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको आगे पीछे करेंगे। 1 मिनट बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करना है। अगर नीचे लगा होगा तो वो सेट हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। बस एक दफ़ा क्रस्ट आ जाए हल्का सा, उसके बाद आप इसको पकने दें। 3 मिनट एक साइड, 3 मिनट दूसरी साइड। तो जब तक ये हो रहा है, हम बताएं हमने क्या क्या यहाँ पे किया है काम। यहाँ पे सॉसेज हमारे तैयार हो गए तीनों। बिल्कुल रेस्टोरेंट में ऐसे ही प्रेप लाइन होती है, असम्बलिंग की लाइन ऐसे ही होती है। आपके पास ऑर्डर आया है, यहाँ पे आपकी पैटी तैयार हो रही है, सॉसेज लगे हुए हैं और उनकी टॉपिंग्स लगी हुई हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर पेपरोनी बर्गर के लिए पेपरोनी सॉस है, उसकी टॉपिंग के अंदर जाएगी पेपरोनी, चीज़ स्लाइस, अनियन स्लाइसेस, वो यहाँ पे तैयार हैं। दूसरे बर्गर में टमाटर स्लाइस, मशरूम जाएंगे, सॉस जाएगा, वो सब चीज़ें तैयार हैं। सिर्फ असम्बलिंग में 5 से 7 मिनट लगते हैं, इंक्लूडिंग पेटी को कुक होने में। अब बड़ी आहिस्तगी के साथ आपने इसको पलटना है और ऐसे कि थोड़ा सा बच के, इस तरीके से। आप ये देख रहे हैं पेटी जो हमने अच्छी बड़ी रखी है और ये श्रिंक होती जा रही है। ब्रेड हमने इसमें डाली थी, जिसका मकसद ये था कि पेटी जो है थोड़ी सी कम श्रिंक हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये श्रिंक होती है। अच्छा बड़ा साइज़ होता है, ऑलमोस्ट हमने बन से इसका साइज़ डबल रखा है। फिर भी आप देख रहे हैं कि ये श्रिंक होती आ रही है, बिल्कुल ये बन के साइज़ की हो जाएगी। अगर इनिशियली हम इसको बन के साइज़ का रखेंगे तो बिल्कुल इतनी सी पैटी बन जाएगी, आपके साइड से बर्गर में से नज़र नहीं आएगी। और ये पेटियाँ जब भी आप बना के रखें, इनको फ्रीज कर दें पोर्शन बना के, और जब आपको इस्तेमाल करनी हो आप अपनी रनिंग के हिसाब से ये जो है निकाल के फ्रिज में रख दें। लेट सपोज आपके पास 20 पेटियाँ चलती हैं, तो पहले आप निकाल के उसको फ्रिज में रख दें, तो ये डीप फ्रोस्ट भी हो जाएंगी और बिल्कुल ये टाइमली तैयार भी हो जाएंगी।
ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा, आपको बताएंगे कि कैसे बनेंगे बर्गर्स। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। बीफ पेपरोनी बर्गर। पेपरोनी सॉस के लिए अज्जा: मेयोनीज आधा कप, कटे जैतून 1 खाने का चमचा, कटी गाजर 1 खाने का चमचा, कटी पेपरोनी 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। बर्गर बनाने के लिए अज्जा: बीफ पैटी 1 अदद, बन 1 अदद, पेपरोनी सॉस हस्ब ज़रूरत, आइसबर्ग लेटेस हस्ब ज़रूरत, अनियन रिंग्स 2 अदद प्याज के, पेपरोनी स्लाइस 3 से 4 अदद, चीज़ स्लाइस 1 अदद। बीफ पैटी अज्जा: बीफ का कीमा 500 ग्राम, बीफ की चर्बी 100 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, ग्रीन चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल हस्ब ज़रूरत। बीफ मशरूम बर्गर अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने के चमचा, कटे मशरूम 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, डार्क मशरूम सोया सॉस 4 खाने के चमचे, मैदा 1 खाने का चमचा, पानी हस्ब ज़रूरत। बर्गर बनाने के लिए बीफ पैटी 1 अदद, बन 1 अदद, मशरूम सॉस हस्ब ज़रूरत, आइसबर्ग लेटेस हस्ब ज़रूरत, टमाटर स्लाइस 2 अदद, मशरूम स्लाइस हस्ब ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 1 अदद, मेयोनीज हस्ब ज़रूरत। बीफ हैलेपिनो बर्गर। हैलेपिनो सॉस के लिए अज्जा: मेयोनीज आधा कप, कटे हैलेपिनोस 1/4 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ग्रीन चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा। बर्गर बनाने के लिए अज्जा: बीफ पैटी 1 अदद, बन 1 अदद, हैलेपिनो सॉस हस्ब ज़रूरत, आइसबर्ग लेटेस हस्ब ज़रूरत, टमाटर स्लाइस 2 अदद, प्याज स्लाइस हस्ब ज़रूरत, हैलेपिनो स्लाइस हस्ब ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 1 अदद। क्लासिक बीफ बर्गर। क्लासिक सॉस के लिए अज्जा: मेयोनीज 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत। बर्गर बनाने के लिए अज्जा: बीफ पैटी 2 अदद, बन 1 अदद, क्लासिक सॉस हस्ब ज़रूरत, आइसबर्ग लेटेस हस्ब ज़रूरत, प्याज स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 3 से 4 अदद, चीज़ स्लाइस 2 अदद। तरकीब: मिक्सिंग बोल में क्लासिक सॉस के लिए तमाम अज्जा मिलाकर मिक्स करें। बर्गर बनाने के लिए बन की बेस पर सॉस लगाकर आइसबर्ग लेटेस रखें, फिर बीफ पैटी रखकर चीज़ स्लाइस लगाएं, फिर टमाटर का स्लाइस रखकर बीफ पैटी, चीज़ का स्लाइस, प्याज का स्लाइस लगाकर क्लासिक सॉस डालें, आखिर में बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पे हमारी पैटियाँ तैयार हो गई हैं। आपने देखा कि जब हमने इसको कच्चा डाला था तो एक पैन के ऊपर ये सिर्फ 2 ही आ रही थी, अब ये चारों आ गई हैं और जब ये फाइनल हो गई हैं तो इनका साइज़ जो है बिल्कुल हमारा बर्गर के साइज़ का हो गया है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब भी आप बनाएं तो पेटियाँ बड़े साइज़ के बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रिंक होती हैं। ये तैयार हो गई हैं, अब जस्ट हमने असम्बलिंग करनी है, उससे पहले थोड़ी सी कर लेते हैं प्लेटर की गार्निश। फाइनली स्लाइस अनियन इसी तरीके से करेंगे, टमाटरों को जुलियन, अच्छा मेन्यू डिज़ाइन करते हुए जब आप अगर मेन्यू अपना प्रिंट कराते हैं या आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए, तो आपके प्रोडक्ट पे साइन लगे होने चाहिए कि पता होना चाहिए कि किस लेवल का ये बर्गर है, आए के टेस्ट में स्पाइसी है, माइल्ड है या एक्स्ट्रा स्पाइसी है। तो इसकी जो है ना साइंस लाजमी आपको मेंशन करनी होंगी अपने मेन्यू के ऊपर, ताकि लोग ऑर्डर करने से पहले देख लें हाँ यार कि इसका जो है हॉटनेस लेवल कितना है, उसके बाद वो ऑर्डर करेंगे। कैरेट को भी ये नहीं, ये हो गया सबको अच्छे तरीके से। आपने इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन बनाया एक्चुअली हमने इसको, और ये कर देंगे पूरा बेड इसका। यहाँ पे ये भी हमारा गर्म है। बर्गर्स को हमने टोस्ट करना है, बन जो है हल्का सा चाहे तो ऑयल लगा लें, अगर ना भी लगाएं मसला नहीं है।
थोड़ा लगा के इस तरह लाएंगे तो चिपकेंगे नहीं। पहले टोस्ट करेंगे अच्छे से बंस को। क्योंकि सॉस जो है वो ठंडी होती है, तो बन आपका गर्म होना चाहिए, पैटी आपकी गर्म होनी चाहिए। अब एक एक करके जो है हम इसको असम्बल कर देंगे। सबसे पहले बेस पे लगाएंगे मेयोनीज। चारों बर्गर्स एक साथ तैयार होंगे। ये आपने मेयोनीज लगाया, उसके बाद आइसबर्ग। हमेशा याद रखें बर्गर में आपने सलाद पत्ता इस्तेमाल नहीं करना है, आइसबर्ग का इस्तेमाल करेंगे। आइसबर्ग से आपका टेस्ट जो है बिल्कुल अप हो जाता है। आइसबर्ग को हमेशा ठंडे पानी में सोक करके रखें ताकि ये क्रिस्पी और फ्रेश रहे। ये देखेंगे ये कवर हो गया। अब एक एक पैटी आपकी थोड़ी सी बन से निकलती भी होनी चाहिए। ये आपने चीज स्लाइस लगाया, अब यहाँ पे 4 किस्म की हमारे पास सॉस हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पे पेपरोनी सॉस। ये गई पेपरोनी सॉस, इसके साथ जाएगी पेपरोनी और अनियन के स्लाइसेस। ये आपने लगाए, टॉप पे भी सॉस लगाई और ये पेपरोनी सॉस तैयार हो गया हमारा पेपरोनी बर्गर। अब इसके बाद मशरूम बर्गर। मशरूम बर्गर के ऊपर आपने लगाना है मशरूम सॉस। देखें सॉस हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। ज़्यादा लिक्विडी होगी तो ये गिरना शुरू हो जाएगी। टमाटर के स्लाइस लगाए, मशरूम के स्लाइस लगाए, टॉप पे अगेन सॉस लगाई और ये हमारा मशरूम बर्गर तैयार हो गया। उसके बाद एलेपिनो सॉस, एलेपिनो स्लाइसेस। जो स्पाइसी खाते हैं लोग उनके लिए बहुत अच्छा है बर्गर। 2 लगाया स्लाइसेस टमाटर के, टॉप पे अगेन सॉस लगाया। और ये तीसरा बर्गर हमारा तैयार हो गया। लास्ट बर्गर हमारा क्लासिक बर्गर है, इस पे क्लासिक सॉस जाएगा। इस पर आपने टमाटर लगाए। टॉपिंग जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो वेजिटेबल आपको पसंद हो। आप टमाटर खाना चाहते हैं टमाटर लगाएं, नहीं आपको पसंद आप ना लगाएं। आप कस्टमर से भी ये सजेशन ले सकते हैं कि आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको टमाटर के साथ चाहिए, बगैर टमाटर के चाहिए। कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं तो आपको ये थोड़ा मेंशन करना होगा। तो ये हो गए हमारे बर्गर्स तैयार।
आई होप कि सारी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये सारी चीज़ों की प्रेप करनी है। और इंशाल्लाह कल का जो हमारा शो है, इस सिलसिले का लास्ट शो है। कल हम डिस्कस करेंगे फ़्राइज़ को, कि फ़्राइज़ जो हैं घर पे कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंट फ्राइज़ यूज़ होते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, आपकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है। तो फ्राइज़ हम घर पे बनाना बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी सीजनिंग बनाएंगे, कुछ सॉसेस बनाएंगे और स्पेशली पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी बनाएंगे। तो कल का शो है, ज़रूर देखिएगा। तो फिर आप अगर कल का शो देखते हैं, ये सारा जो हमारा सेगमेंट है बर्गर शॉप का, ये कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और इन 2 वीक्स का और आज का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई सजेशन लेना चाहते हैं, तो वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम हर क्यूरी का इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।